बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को खुफिया मालूमात कौन फराहम कर रहा है, इस हवाले से दौड़ें लग चुकी हैं। सदारती निज़ाम के नफाज का क्या मंसूबा है, किसने मंसूबा तैयार किया, इस हवाले से भी आज एक बड़ा दावा सामने आया है। नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से या एक्सटेंशन के हवाले से लंदन के अंदर शरीफ खानदान की जो बड़ी बैठक हुई है उसके अंदर क्या तय पाया है, शहबाज शरीफ ने सहाफियों को क्या बताया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन रात गए जिस तरह अरशद शरीफ की एक रिपोर्ट वो मंजर आम पर आई और जिस तरह उनकी तस्वीर वो दिखाई गई कामरान शहद की तरफ से, इस पर इस वक्त लोग बड़े गुस्से के अंदर हैं। और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा वो दुहाइयां दे रही है, अदालत के सामने गई है, आखिर वो एक सहाफ़ी को देने वाले कौन है, उनका मकसद क्या है, और फिर जिस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, अब मामले को मुबैना तौर पर जो सलमान इकबाल हैं ARY के मालिक और वहां पर जिन्होंने क़याम करवाया, जिनके यहाँ मेहमान के तौर पर अरशद शरीफ ठहरे थे, उनकी तरफ जो है वो मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनी तौर पर उसका एक बयानिया ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है और अब जो मीडिया के अंदर हुकूमती सहाफ़ी हैं वो पूरी तरह इस बयानिए को लेकर अल्टीमेटली जो अरशद शरीफ शहीद है उनका जो कत्ल का मुकदमा है या जो कोशिश है वो उस तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। सलमान इकबाल को इसका क्या फायदा था, ये चीजें ज़ाहिर है अभी चूंकि इन्वेस्टिगेट होंगी। और बहरहाल हुकूमत तो जिस तरह तमाम मामलात के अंदर अपने ऊपर से वो जैसे गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाला काम कर रही है, और पाकिस्तान की अवाम आज बड़ी संजीदा है, बहुत कुछ शऊर आ चुका है, लोग समझ रहे हैं कि ये किस तरह करवाया जाता है, किस तरह मोड़ा जाता है। बहरहाल इसके ऊपर जो अरशद शरीफ शहीद की फैमिली है उसने गम और गुस्से का इजहार किया है, जो संजीदा सहाफ़ी है उन्होंने भी गुस्से का इजहार किया, और अब वो तस्वीर दुनिया न्यूज से तो हटा दी गई हैं लेकिन हर दफा हर जगह पर वो पहुंच चुकी हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर लंदन के अंदर शरीफ खानदान का जो सरगना है नवाज शरीफ वो फैसले कर रहा है। एक तरफ आइन और कानून के भाषण दिए जाते हैं और दूसरी तरफ मुल्क से मफरूर इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ इस मुल्क के आम तरीन फैसले लंदन में बैठकर कर रहा है। इमरान खान के दोनों बेटे आज यहाँ पर पहुंचे हैं, कासम और सलेमान, उन्होंने अपने वालिद की खैरियत दरियाफ्त की है। लेकिन शरीफ खानदान के वो लोग, वो नवाज शरीफ के बेटे मरियम के भाई अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं पहुंचे, जिन्होंने वहां से मैयतें पाकिस्तान भेजी थी और यहाँ वो फातिहा खानी के लिए भी नहीं आ सके। एक तरफ बड़े बहादुरी के दावे, वोट को इज्जत दो के बयानिए, ये सारी चीजें अपनी जगह चल गई हैं। जब शहबाज शरीफ से पूछा गया कि जनाब क्या तय पाया, तो वो जल्दी जल्दी गाड़ी से आ गया है और आप देख चुके हैं। उन्होंने कहा जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम फैमिली ने, जो मेरे बेटे हैं, जो मेरे भतीजे हैं, जो बड़े मियाँ साहब हैं और बेटी मरियम है, मिलकर हमने खाना खाया है और जबरदस्त तरीके से हमने एंजॉय किया है। और ये बात करके वो गाड़ी में चले गए और सवाल था नए आर्मी चीफ की तैनाती का। अब ये मामला चूंकि इतना सिंपल नहीं है, चूंकि हुकूमती जो सहाफ़ी हैं वो एजाज सैयद और उमर चीमा वो भी ये दावा कर चुके हैं, और पहले अंसार अब्बासी उसने और तरीके से बात की, वो चूंकि मुख्तदर हलकों की नुमाइंदगी आजकल ज्यादा कर रहे हैं, और अनीक नाजी असद तूर सब ने जो हुकूमती सहाफ़ी हैं उन्होंने दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो एक्सटेंशन चाह रहे हैं। और ये एक्सटेंशन का मामला इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ के सामने आया हुआ है। लेकिन दावा ये किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ वो तो एक्सटेंशन मांग रहे हैं लेकिन मियाँ साहब नहीं देंगे। वो मियाँ साहब जिन्होंने बड़े आराम और सुकून के साथ वोट को इज्जत दो का बयानिया कुर्बान करके उन्होंने जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको एक्सटेंशन के अंदर मरकजी किरदार अदा किया। और एतजाज हसन कहते हैं कि ये तो उस वक्त इतनी सख्त हदायत थी नून लीग वालों को कि आपने नाश्ता भी जाकर सुबह पार्लियामेंट में करना है, कोई मेंबर गायब ना हो। तो इस वक्त जो है वो लगता यह है कि एक्सटेंशन होगी या नया आर्मी चीफ आएगा। बहरहाल जो फैसला है वो लंदन के अंदर कर लिया गया है, और फैसला जो यहाँ से हुआ है
वो पहुंचाने का काम शहबाज शरीफ को दिया गया है। देखते हैं अब कितनी वोट को इज्जत देते हैं, और अगर एस्टैब्लिशमेंट वाकई ये चाहती है, चूंकि अभी तो ये खबरें हैं, अगर चाहती है तो फिर क्या इतने बड़े करप्शन के केसेस वाले लोग जिनकी करप्शन माफ हुई और एस्टैब्लिशमेंट की मरहूने मिन्नत, ये हुकूमत में बैठे हुए वजीर आजम वो एस्टैब्लिशमेंट और मुख्तदार हलकों की वो मुखालफत मोल ले सकते हैं। बहरहाल नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामलात पर इस वक्त इमरान खान उनका लॉन्ग मार्च और धरना भी आ रहा है, और दूसरी तरफ ये मामलात भी मजीद गंभीर हो रहे हैं। लगता यह है कि नया आर्मी चीफ जो है वो लाने के अंदर इस वक्त हुकूमत के अंदर बड़ी परेशानी है। दूसरी तरफ अहमद मीर ने आज एक कॉलम लिखा है, और उस कॉलम के अंदर जो इजहार किया गया है और इल्जामात लगाए गए इमरान खान पर वो बड़े अजीब है। एक तो ये इस वक्त बड़ी परेशानी है, इमरान खान ने गुज़श्ता रोज जो दावा किया, उन्होंने कहा कि 12 बजे से लेकर 5 बजे तक वो दूसरा अफसर कौन था वो भी मेरे पास नाम मौजूद है, तफसील मौजूद है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा इल्जाम है कि इमरान खान खुद कह चुके हैं कि उनको अंदर से मालूमात मिलती हैं, वो वजीर आजम रहे हैं, कुछ और लोग हैं वो उनको मालूमात देते हैं। फिर एक ऐसा तासर भी बनाया गया कि शायद जनरल फैज हमीद और कुछ लोग जो है वो इमरान खान के साथ हैं, और वो पूरी एक साजिश का बयानिया उनके खिलाफ बनाया गया नून लीग के सहाफियों की तरफ से। तो अब ये सदारती निज़ाम से लेकर सारी चीजें अहमद मीर ने की हैं, बाद बातें दुरुस्त की हैं, लेकिन बाद उनकी हमेशा एक मुनाफिकाना आदत है वो उन्होंने की है। मैं थोड़ा आपके सामने ये रखना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो जो मालूमात मिल रही है इमरान खान को वो कौन दे रहा है। अब इन्होंने इस कॉलम का जो उन्वान रखा है वो है शुक्रिया खान साहब। वो कहते हैं किसी को कुछ शक था तो जनाब इमरान खान ने वो शक भी दूर कर दिया। CNN के जो इंटरव्यू था उसके अंदर उन्होंने कहा कि जब सवाल किया गया कि आप खुद पर कातलाना हमले का इल्जाम 3 अफराद पर लगा रहे हैं, उन तीनों के खिलाफ इल्जाम का कोई सबूत आपके पास है? तो खान साहब ने सबूत देने के बजाय इल्जाम का पस मंजर बयान करना शुरू कर दिया। अब देखिए ये टीवी इंटरव्यूज के अंदर सबूत नहीं रखे जाते, सबूत रखे जाते हैं जब मुकदमा दर्ज होता है, FIR जो मुस्तगीस है उसकी मर्जी की आए, उसके बाद वो वहां पर सबूत रखे जाते हैं। मीडिया के अंदर ये सबूत इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के नहीं रखे जाते। अगर रख भी दिए जाएं तो फिर काउंटर नरेटिव जो है अहमद मीर की तरह के लोगों के जरिए तैयार कर लिया जाता है, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर ये इस तरह कर रहे हैं। फिर पेशगी हमले की इतला के हवाले से बात हुई तो वो कहते हैं कि इमरान खान ने कोई लगी लिपटी रखे बगैर कहा कि मुझे ये इतला खुफिया इदारों के अंदर से मिली है, और ये वो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क के हालात से खुश नहीं है। यानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो है वो मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर जो है वो बड़ी परेशानी की लहर पाई जाती है। यहां पर उन्होंने कहा कि अगर ये बात जो पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हवाले से टीवी चैनल पर नशर हुई हैं और कुछ सरकश अनासर इनकी पुष्ट पर खड़े हैं, अगर ये बात नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी ने कही होती तो अब तक एक बड़ा तूफान आ चुका होता। तो ये भी अहमद मीर साहब हमेशा बददयानती करते हैं। इससे बड़ी बड़ी बातें वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने की हैं, लेकिन फिर भी वो आज चहते हैं। ये चूंकि जरदारी और नवाज शरीफ ने बड़ी बड़ी बातें करके भी वो चहते ही रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि बल्कि वो खुफिया इदारों के अंदर मौजूद कुछ सुपर पैट्रियाट लेकिन सरकश अनासर के सहूलतकार हैं। तो ये इसका मतलब है कि इमरान खान का हकीकी इनकलाब या हकीकी आज़ादी के लिए कोशिश नहीं है, बल्कि वो खुफिया इदारों के अंदर कुछ लोग हैं उनकी वजह से है। ये भी उन्होंने बददयानती का मुजाहरा किया है। तो असल जो परेशानी है वो एक हुकूमती सहाफ़ी बयान कर रहा है कि वो अंदर से खान साहब को मालूमात कौन दे रहा है। ये चीजें हैं। बहुत सारे लोग ऐसी भी खबरें दे रहे हैं कि किसी वक्त भी कुछ लोगों का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। अब ये अनासर दरअसल एक मखसूस बड़ी आम बातें आ गए। वो कहते हैं ये अनासर दरअसल एक मखसूस तर्ज फिक्र के नुमाइंदा हैं। 2011 में पहली दफा एक खुफिया इदारे के सरबराह ने मुझे कहा, यह अहमद मीर ने दावा किया है कि हमें मौरूसी सियासत करने वाली जमातों से जान छुड़ानी है और पाकिस्तान में सदारती निजाम लाना है। जब मैंने उनसे कहा कि जो आप करना चाहते हैं वो आपका मैंडेट नहीं है, तो उन्होंने मेरे साथ बहस शुरू कर दी। बहस का इख्तिताम इंतहाई नाखुशगवार माहौल में हुआ, जिसका खुमियाजा मैंने काफी अरसा तक भुगता। तो अहमद मीर ये दावा कर रहे हैं कि 2011 के अंदर ही
جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پارلیمانی نظام ملک کے لیے سود مند نہیں ہے بلکہ صدارتی نظام ہمیں لانا ہے، اور یہ خفیہ ایجنسی کی ایک عام شخصیت نے ان سے خود ڈسکس کیا۔ پچھلے سال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صدارتی نظام کی باتیں دوبارہ سننا شروع کی۔ باخبر حلقوں میں ایک 30 سالہ منصوبہ زیر بحث تھا جس کے تحت اپریل 2022 میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے کچھ عرصہ بعد قبل از وقت انتخابات کرائے جانے تھے۔ اب یہ معاملہ جو بات کر رہے ہیں احمد میر، میرا خیال ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو صدارتی نظام سوٹ نہیں کرتا، چونکہ وہاں پر اس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم جو صدر پاکستان ہے اس کو امپیچمنٹ کے ذریعے ہٹانا آسان نہیں ہے، تو یہ باتیں ضرور ہوتی ہیں، عوام کی یہ خواہش ضرور ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے، اور نہ ہی موجودہ جو سیاسی ایلیٹ ہے ان کے لیے یہ سود مند ہے، بلکہ وہ بھی اس کے مخالف ہیں، اور مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ چونکہ صدارتی نظام ہوگا تو نیچے بلدیاتی ادارے طاقتور ہوں گے، اور یہ نہیں چاہیں گے کہ بلدیاتی ادارے طاقتور ہوں۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ ان انتخابات میں عمران خان کو 2/3 اکثریت دلوائی تھی، اور پھر نئی قومی اسمبلی سے آئین میں ترامیم کر کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کرنا تھا۔ یہ اپریل کے اندر وہ کہتے ہیں یہ منصوبہ تھا عمران خان کو 2/3 اکثریت دینے کے بعد آئین میں ترامیم کرنا اور اس پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام کی طرف لانا۔ پیپلز پارٹی سے کہا گیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، عمران خان صاحب ایک اور ٹرم لیں گے اور اگلی ٹرم آپ کو ملے گی۔ یعنی یہ کمیونیکیشن پیپلز پارٹی یعنی کو بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کی۔ پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم خطرے میں نظر آئی تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو ساری کہانی بتا دی، اور یوں عدم اعتماد کا کھیل شروع ہوا۔ عدم اعتماد کے کھیل میں عمران خان کو صدر عارف علوی کی حمایت تھی، اور اب خان صاحب نے CNN کے ذریعے ساری دنیا کو بتا دیا کہ انہیں خفیہ اداروں کے اندر موجود عناصر کی حمایت حاصل تھی۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو 2/3 اکثریت دلوا کر یہ ایک منصوبہ تھا صدارتی نظام کی طرف لانے کا۔ پھر عمران خان صدر پاکستان بنتے تو پیپلز پارٹی جو ہے ان کو یہ بتایا گیا اسٹیبلشمنٹ کے بعد عناصر کی طرف سے، اور پھر یہ انہوں نے کہا جی یہ تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو مل کر یہ عدم اعتماد جو ہے وہ لائی گئی۔ جس طریقے سے عدم اعتماد لائی گئی ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ جو آپ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر تو خود نون لیگ والے کہتے رہے کہ وہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اب وہ کہتے ہیں عمران خان خفیہ اداروں کے اندر موجود جن عناصر کی حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ خان صاحب کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو قوم کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور نجات دہندہ بننے کے لیے وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو غور کرنا چاہیے جن عناصر نے انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ آپ پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوگا اور حملہ آور کو ایک مذہبی جنونی قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے آپ کو وزیر آباد میں انتظامی جو حفاظتی انتظامات ہیں ان کے حوالے سے کیوں نہیں بتایا؟ مذہبی جنونی صرف ٹانگوں پر فائر کرتے ہیں۔ یہ بھی اب پھر دوبارہ، حالانکہ اس بندے کو خود بھی گولیاں لگی ہیں اور لوگوں نے تنقید بھی کی لیکن مناسب نہیں تھا، لیکن اب یہ اور رخ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور رخ۔ وہ کہتے ہیں وزیر داخلہ اور ایک فوجی افسر پر لگایا گیا جو الزام ہے، لیکن پنجاب میں اپنی حکومت کے باوجود نامزد ملزمان پر FIR نہیں کرا سکے۔ تو بھائی کیوں نہیں کرا سکے؟ آپ کو بھی علم ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی کس کے کنٹرول کے اندر ہے، اس کے باوجود یہ ہے اصل میں منافقت ان لوگوں کی، یہ 2 نمبری۔ ایک طرف پتہ ہے کہ کون رکاوٹ ہے اس FIR کے اندر، اور دوسری طرف کہتے ہیں آپ تو FIR نہیں کٹوا سکتے تو آپ آگے کیا کریں گے۔ یہ ان کو سب پتہ ہونے کے باوجود یہ FIR پھر وہ کہتے ہیں قانونی حق ہے، اور آگے اسی طریقے سے انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، اور ہر طرح کا معاملہ جو ہے اب یہ آخر میں بات کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ آرمی چیف کی تعیناتی کا ہے، لہذا آرمی چیف کی فوری تعیناتی کر دی جائے تو پھر عمران خان جو ہے خفیہ اداروں میں موجود سرکش عناصر کی مدد سے جلاؤ گراؤ سے یہ بعد آ جائیں گے اور معاملات کلوز ہو جائیں گے۔ تو ایک صدارتی نظام کا جو منصوبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے چند لوگوں پر الزام ہے، اور مخصوص آپ کو علم ہے جن کا یہ الزام لگاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ پوری طرح یہاں جو معاملات چل رہے تھے اور اس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہاں اصل میں خفیہ
جو خبریں ہیں عمران خان کو جو پہنچتی ہیں، اس پر ایک طرف اداروں کے اندر بھی، سیاسی جماعتوں کے اندر، حکومت کے اندر یہ بڑی پریشانی ہے کہ آخر عمران خان کو وہ خفیہ منصوبے کون جو ہے وہ سامنے لا رہا ہے۔ بہرحال یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ دن جو ہے آج لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔